नमस्कार, गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं भारत 24, साथ में आपके शिखा ठाकुर। 24 के चक्रवर्ती में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 24 के चक्रवर्ती में आज जिन मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे उनमें क्या है खास, सबसे पहले आपको बताते हैं। 2024 का चुनाव ऐसा लग रहा है कि सिर्फ हिंदू और सनातन पर ही अटका है, क्योंकि ऐसी ही लकीर प्रधानमंत्री मोदी ने दशहरे के मौके से खींच दी है। यानी 2024 में हिंदुत्व बड़ा मुद्दा रहने वाला है। और दूसरी खबर है इंडिया में टूट की। क्या 2024 से पहले ये अलायंस बिखरने वाला है? क्योंकि संकेत तो कुछ ऐसे ही मिल रहे हैं। सबसे पहले जिक्र करते हैं चुनाव को लेकर के। चुनाव 2023 का हो या फिर संग्राम 2024 का, हर तरफ सिर्फ यही दिख रहा है कि केंद्र में है हिंदू। बीजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर सपा, हर कोई हिंदुओं को रिझाने की कोशिश में जुटा है। सनातन और हिंदू के सहारे वोट बटोरने की कोशिश हर ओर से हो रही है। दशहरे के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बता दिया कि 2024 के चुनाव का एजेंडा क्या होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर पर बात की, साथ ही ये भी कहा कि समाज को तोड़ने की साजिश करने वाले लोगों को देश पहचान चुका है। तो उधर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी गोरखपुर में दंडाधिकारी को भूमिका में नजर आए, तो वहीं मोहन भागवत ने भी नागपुर से सनातन और 2024 के चुनाव पर ही बातचीत की। तो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव गंगा आरती करते हुए नजर आए। यानी सबका फोकस अगर कहीं है तो हिंदुओं पर है। सबसे पहले आपको नरेंद्र मोदी की बात सुनवाते हैं जो उन्होंने दशहरे के मौके पर कही। आज हमें सौभाग्य मिला है कि हम भगवान राम का भव्यतम मंदिर बनता देख पा रहे हैं। और अयोध्या की अगली रामनवमी पर रामलला के मंदिर में गूंजा हर स्वर पूरे विश्व को हर्षित करने वाला है। वो स्वर जो शताब्दियों से यहां कहा जाता है, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, भगवान राम की जन्मभूमि पर बन रहा भव्य मंदिर, दिव्य मंदिर, सदियों की प्रतीक्षा के बाद हम भारतीयों के धैर्य को मिली विजय का प्रतीक है। राम मंदिर में भगवान राम के विराजमान के बस कुछ ही महीने बचे हैं। भगवान श्री राम बस आने ही वाले। और उधर मोहन भागवत ने भी कहा है कि कट्टरपंथी ताकतें देश का माहौल खराब करती हैं। तो भागवत ने यह भी कहा कि लोगों को भड़काकर वोट बटोरने की कोशिश गलत है। तो सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पत्नी डिंपल यादव के साथ उत्तराखंड में अलकनंदा भागीरथी नदी के संगम देवप्रयाग में मां गंगा की पूजा अर्चना की। बीजेपी लगातार अखिलेश को हिंदू विरोधी बताती रही है और शायद अखिलेश ने उसी का जवाब देने की यहां इन तस्वीरों के जरिए कोशिश की। बात सिर्फ अखिलेश यादव तक ही नहीं है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ भी हिंदुओं को लेकर के पूरी कोशिश कर रहे हैं और शायद इसलिए कमलनाथ ने जो घोषणाएं की है वो भी यही बताती है। क्या क्या घोषणाएं कमलनाथ ने की है वो भी आपको आराम से बताते हैं, तफसील से बताते हैं। मध्य प्रदेश में श्रीराम वनगमन पथ का काम पूर्ण करेंगे कमलनाथ। सीता माता मंदिर श्रीलंका के निर्माण की योजना को भी शुरू करेंगे, ये भी उन्होंने कहा। भगवान परशुराम के जन्मस्थल जानापाव को पवित्र तीर्थ स्थल घोषित करेंगे, ये भी वादा किया गया। चित्रकूट में भगवान राम के सखा निषाद केवटराज की प्रतिमा स्थापित करेंगे। साथ ही ये भी कहा कि श्रवण कुमार मातृ पितृ भक्ति योजना भी शुरू करेंगे। इसके अंतर्गत अंत्येष्टि और अस्थि विसर्जन के लिए 10,000 की सहायता दी जाएगी। मंदिर के पुजारियों को मानदेय के स्थान पर पुजारी सम्मान निधि बढ़ाकर देंगे। महंत एवं पुजारियों का बीमा करवाएंगे। सर्व गुरुधाम प्रार्थना स्थल बनवाएंगे। आस्था स्थलों, पूजा स्थलों और धर्म स्थलों का सौंदर्यीकरण करवाया जाएगा। सभी धर्मों के स्थलों की संपत्तियों से अवैध कब्जे हटवाए जाएंगे। रीवा में संत कबीर पीठ और मुरैना में संत रविदास पीठ बनवाएंगे। बाबा साहेब अंबेडकर की जन्मस्थली को राष्ट्र स्मारक बनाएंगे। यानी अगर आप कमलनाथ की सभी घोषणाओं को ध्यान से देखें तो इसमें हिंदुत्व का तो पूरा ध्यान है ही, इसके साथ ही पिछड़े और दलित वोटर्स को भी साधने की कोशिश है।
ब्राह्मणों को पाले में लाने का प्रयास है। तमाम सियासी दलों को देखकर तो यही कहा जा सकता है कि सियासत के केंद्र में अगर कोई है तो राम है। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई, ये कहावत है। और इसलिए दल कोई भी हो वो राम की बात इस वक्त कर रहा है, आस्था की बात कर रहा है। कोई मंदिर मंदिर घूम रहा है तो कोई गंगा की आरती कर रहा है। अब फैसला तो जनता को ही करना है। बात सिर्फ हिंदू की ही नहीं है, हिंदू वोटर्स की ही नहीं बल्कि हिंदू राष्ट्र की भी इस वक्त हो रही है। दरअसल नागपुर में संघ के स्थापना दिवस के मौके पर मोहन भागवत के भाषण से जो खास बातें निकलकर सामने आई, उसमें एक मुद्दा हिंदू राष्ट्र का था। भागवत ने साफ तौर पर कहा कि अपनी पहचान को सुरक्षित रखना मनुष्य की स्वाभाविक इच्छा और सहज प्रयास है। संघ का मानना है कि हिंदू अस्मिता भारत के अस्तित्व के मूल में है। मोहन भागवत ने जो बातें कही उनमें छिपे सार को भी आपको समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र की अवधारणा का मूल आधार हिंदुत्व है। संघ का मानना है कि हिंदुत्व भारतीय जीवन शैली की अभिव्यक्ति है। हिंदुइज्म के बजाय हिंदुत्व शब्द अधिक उचित है। संघ के सरकारवा मनमोहन वैद ने मई 2019 में प्रकाशित एक आलेख में लिखा था, हिंदू होना सभी भारतीयों की पहचान बन गया है। राष्ट्र और राज्य के अंतर, राज्य एक राजनीतिक संघ है जबकि राष्ट्र का अर्थ है लोगों का संघ। धर्म और रिलीजन में अंतर है। रिलीजन अंग्रेजी का शब्द है, इसका मतलब खास पूजा पद्धति से होता है। धर्म व्यापक है, धर्म का अर्थ है शाश्वत मूल्यों पर आधारित जीवन जीने का ऐसा तरीका जिससे हर मनुष्य अपने भीतर के देवत्व को प्राप्त कर सके। भारत में वैसे तो इस्लाम, ईसाई, पारसी, यहूदी कई रिलीजन हैं, लेकिन धर्म केवल एक है और वो है हिंदू। इसलिए आप भले ही मस्जिद जाते हो या चर्च या फिर मंदिर, आपकी पूजा पद्धति कोई भी हो, आप नास्तिक हो तब भी हिंदू धर्म और हिंदुत्व का अभिन्न अंग है। यानी आरएसएस प्रमुख की बातों से जो मेन बात निकल कर आती है, जो मेन पॉइंट्स निकल कर सामने आए, उसके मुताबिक हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर व्यापक चर्चा और संवाद की जरूरत है। शंकाओं और भ्रांतियों को दूर करने की जरूरत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब अगली खबर की ओर बढ़ जाते हैं। अगली खबर दरअसल सियासी मैखाने से ही जुड़ी हुई है। दावे हैं कि हर कोई लड़ाई कहीं भी नहीं है, दावे ये भी हैं कि सब कोई साथ है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। हम बात कर रहे हैं मोदी विरोधी दलों के मोर्चे यानी इंडिया गठबंधन की। आपको अब एक एक करके पूरी खबर समझाएंगे, हर पहलू पर हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले बात अखिलेश यादव की कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में सीट शेयरिंग को लेकर के अखिलेश नाराज हुए। अखिलेश ने अब तक 42 प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। अखिलेश दरअसल 6 सीटें मांग रहे थे, लेकिन कांग्रेस 4 सिर्फ देने को तैयार थी। दिग्विजय कह रहे हैं कि ये फ्रेंडली फाइट है। कांग्रेस नेताओं को अखिलेश ने धोखेबाज कहा, चिरकुट कहा, लेकिन दिग्विजय कहते हैं कि ये फाइट जो है वो है फ्रेंडली। उत्तर प्रदेश में गठबंधन पर सोचने की बात कही। अखिलेश ने मिर्ची बाबा से मुलाकात की। खबर पर आगे भी आपसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप मल्लिकार्जुन खड़गे की बात सुनिए, जो कह रहे हैं कि राज्यों के मुद्दे अलग हैं, और अखिलेश की बात भी आपको सुनवाते हैं, क्योंकि देहरादून में अखिलेश ने ये संकेत दिए कि आगे वो उत्तराखंड में भी चुनाव लड़ सकते हैं। सुनिए। 5 स्टेट का इलेक्शन जो चल रहा है वो ठीक चल रहा है और हर जगह हमारे लोग काम कर रहे हैं और हमको कॉन्फिडेंस है कि हम 5 स्टेट में ज़रूर जीतेंगे। अब देखेंगे, अब 5 तो हमारे इलेक्शन होने दो, इंडिया अलायंस भी करेंगे। उनके सोचने का तरीका कुछ और है, सोचने का तरीका और है। हम ये कहें कि हरिद्वार में हमारी पार्टी का सांसद रहा, हम यहाँ पर संगठन बनाएंगे, हमारी पार्टी बनाएंगे, क्या इससे किसी की नाराजगी हो सकती है? यानी दंगल तगड़ा है, दावे चाहे जो कुछ हो। अब कांग्रेस के सामने मुश्किल कहाँ है वो भी आपको समझा देते हैं। मध्य प्रदेश जहां बीजेपी और कांग्रेस में मुकाबला है, लेकिन सपा और आम आदमी पार्टी के बाद जेडीयू ने भी 5 प्रत्याशी यहां पर उतार दिए। तीनों दल इंडिया का ही हिस्सा है और इसी तरह छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी पूरी ताकत झोंक रही है, चुनाव लड़ रही है। अखिलेश मध्य प्रदेश में 42 सीटों पर प्रत्याशी उतार चुके हैं और अब देखिए जेडीयू ने प्रत्याशी उतारे हैं तो बीजेपी भी इस अलायंस के पूरे मजे ले रही है। सुनिए बीजेपी का क्या कुछ कहना है। क्या हुआ, इंडी अलायंस बन गए इंडिगो? अरे अपने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के लिए आप कभी एक हो ही नहीं सकते हो। सपा ने तो उतारे मध्य प्रदेश में कैंडिडेट, अब जेडीयू ने भी उतार दिए। वाह रे चिंदी चोरो, आपस में ही लड़ मरोगे। काम करो, पहले आपस में निपट लो, फिर हमसे आना लड़ने आप लोग। जय हो इंडिगो अलायंस की, हवा में उड़िए।
विपक्षी पार्टियों के गठबंधन इंडिया की सबसे पहली कसौटी ये 5 विधानसभा चुनाव थे, जिसमें इन तमाम पार्टीज में आपस में दरार देखने को साफ मिल रही है। अगर बात करें मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की, तो पहले समाजवादी पार्टी ने और उसके बाद जेडीयू ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, जिसके बाद से सवाल उस तमाम इंडिया गठबंधन पे पड़ रहा है कि क्या इस गठबंधन में वो तमाम पार्टीज जो एक साथ हैं उनको एक दूसरे पर विश्वास है या नहीं। क्या जो इन लोगों ने वादे किए थे कि तमाम विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में ये अपने साथ एक साथ लड़ेंगे और हर सीट पर एक ही उम्मीदवार उतारा जाएगा, लेकिन इस कार्यशैली के बाद लगातार उस दावे पर भी सवालिया निशान लग रहा है। अगर बात करें बीजेपी की, बीजेपी इसको लेकर पूरी तरह से चुटकुला ले रही है और कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी देख रही है कि विपक्षी एकता में ये दरार देखने को मिल रही है। विपक्ष की बात करें तो विपक्ष इस मुद्दे पर बिल्कुल ही शांत है, लेकिन बीजेपी लगातार इस पर वार पर वार करे जा रही है। कैमरामैन संदीप रावत के साथ मैं आनंद कुमार सिंह, भारत 24 दिल्ली। और अब बात कर लेते हैं सीट शेयरिंग को लेकर के। कहा गया था कि इंडिया का दफ्तर खुलेगा, आज तक खुला नहीं। कहा गया कि सीट शेयरिंग कर लेंगे, आज तक ये हुई नहीं। और अब कहा जा रहा है कि राज्यों में अलग अलग लड़ेंगे, देश में एक साथ लड़ेंगे। मतलब एक फिल्म का गाना शायद सटीक है कि कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सोल्यूशन का पता नहीं। दावे के मुताबिक अभी जो तस्वीर बन रही है, अगर उसको समझें तो 2024 में ये तस्वीर कुछ ऐसी होगी। 2070 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी, बाकी 270 सीटों पर सहयोगी दल चुनाव लड़ेंगे। सीट शेयरिंग 5 राज्यों के चुनाव के बाद होगा। कांग्रेस को लगता है कि राज्यों में उसका प्रदर्शन ज्यादा सीटों का आधार बनेगा। महाराष्ट्र की 48, बिहार की 40, तमिलनाडु की 39 और उत्तर प्रदेश की 80 सीटें। कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी, इसके साथ ही एनसीपी, डीएमके, आरजेडी, सपा, आरजेडी मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। और इन सभी राज्यों में कुल 197 सीटें फिलहाल हैं और केरल की 20, बंगाल की आप जोड़ लीजिए 42, पंजाब की 13 और दिल्ली की 7 सीटें। इस पर फैसला सबसे आखिरी चरण में होगा। तो अब ये कुल मिलाकर के 2024 में होने वाले चुनाव की जो तस्वीर है, वो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन पैदा कर रही है इन तमाम सियासी दलों के लिए जो एकजुट होकर के मोदी का मुकाबला करना चाह रहे हैं। 2024 की जंग बेहद खास है। बीजेपी किसी भी कीमत पर इस चुनाव में हैट्रिक लगाना चाहती है और इसलिए अलग अलग प्लान पर बीजेपी की तरफ से काम किया जा रहा है। मुस्लिमों को अपने पाले में लाने के लिए बीजेपी ने पसमानदा समाज को जोड़ने का मिशन चलाया है। साथ ही अल्पसंख्यक स्नेह सम्मेलन भी आयोजित करने की तैयारी है। तो अब अल्पसंख्यकों को जोड़ने के लिए बीजेपी ने पूरे देश को 6 क्लस्टर में बांट दिया है। कैसे, ये भी समझिए। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, सेंट्रल और नॉर्थ ईस्ट क्लस्टर में ये बांट करके मुस्लिमों से जुड़ने की कोशिश बीजेपी की तरफ से हो रही है। 6 क्लस्टर में प्रभारियों और सह प्रभारियों की नियुक्ति है। 9 सालों के कामकाज को ये प्रभारी और सह प्रभारी लोगों को बताएंगे, लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाएंगे कि मोदी सरकार में क्या कुछ काम हुआ। जनवरी में प्रधानमंत्री मोदी मुस्लिम समुदाय के लोगों से मिलेंगे। मोदी मित्रों से भी प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात होगी। 5500 लोगों से प्रधानमंत्री कर सकते हैं संवाद। 9 साल के कामकाज के बारे में यहाँ पर चर्चा होगी। तो कोशिश है कि मुस्लिम समुदाय को जोड़ा जाए ताकि वोट बैंक की जो राजनीति है वो हो पाए। और इसके साथ ही बीजेपी अल्पसंख्यक स्नेह सम्मेलन की भी शुरुआत करने जा रही है। वो क्या है उसे भी आपको समझा देते हैं। 3 दिसंबर के बाद शुरू हो सकता है ये कार्यक्रम। इस कार्यक्रम से खुद जुड़ेंगे प्रधानमंत्री मोदी। सामाजिक, धार्मिक, खेल जगत की हस्तियों से वो मुलाकात करेंगे। अल्पसंख्यक मोर्चा करेगा इस कार्यक्रम का आयोजन। मोदी सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद की तैयारी होगी। बूथ लेवल पर लोगों से चर्चा और मुलाकात की तैयारी पीएम की है। मेरा बूथ सबसे मजबूत के नारे के साथ बीजेपी उत्तर प्रदेश में दोबारा सत्ता में आई और अब उत्तर प्रदेश के 29 मुस्लिम बाहुल्य जिलों पर भाजपा की नजर है। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी लगभग 4 करोड़ के आसपास है और 4 करोड़ लोगों पर भाजपा की नजर, बीजेपी की नजर लगातार बनी हुई है। 85% मुस्लिम पसमानदा समाज से आते हैं। सैफी, अंसारी, अलवी, कुरैशी, मंसूरी और इदरीसी, सलमानी, रायर समाज के हैं जो ज्यादातर दर्जी और धोबी होते हैं। नाई, कसाई, मेहतर, धुनिया और जुलाहे का काम करते हैं। उर्दू में सुनाई जा रही है अब मन की बात ताकि लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश बीजेपी कर पाए। हम लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, लोगों से संवाद करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो गरीब कल्याण के काम किए हैं वो कहां तक पहुंचा है, किस तक पहुंचा है, किस तक नहीं पहुंचा है और अच्छा क्या हो सकता है, उसके लिए हम लोग लोकसभा वाइज हमने एक क्लस्टर बनाया है और वहाँ हम लोकसभा की एक संवाद बैठक करेंगे। फिर उस लोकसभा संवाद बैठक के बाद विधानसभा की संवाद बैठक करेंगे
ऐसे ही हम 543 लोकसभा में जाएंगे, लोगों से संवाद करने का काम करेंगे। चलिए खबरों में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, कुछ और अहम खबरों का जिक्र कर लें। पश्चिम बंगाल में 4 दुर्गा पूजा पंडालों को दुर्गा रत्न पुरस्कार दिया गया है। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने दिया दुर्गा रत्न पुरस्कार। ताला टोए को प्रकाश छाया के रचनात्मक उपयोग के लिए पुरस्कार। कल्याणी ITI को भव्यता दृश्य आनंद के लिए पुरस्कार। विजेताओं को 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार भी दिया जाएगा। वही खबर कर्नाटक से भी है। बाघ का पंजा पहनने पर बीजेपी सांसद जग्गेश पर केस हुआ है। जेडीएस नेता निखिल कुमारस्वामी, अभिनेता दर्शन पर भी केस। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन करने पर केस दर्ज हुआ। बिग बॉस कन्नड़ के प्रतियोगी वरधूर संतोष की गिरफ्तारी के बाद ये केस हुआ है। वंदे मातरम समाज सेवा संस्थान ने केस दर्ज करवाया है।